सो टुडे आवर न्यू स्टोरी इज यशपाल। ये हमारा पहला वीडियो होगा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यशपाल। हमारा चैप्टर का नेम है दुख का अधिकार। इसके लेखक जो है उनका नाम है यशपाल। यशपाल का जन्म 1903 में हुआ था फिरोजपुर छावनी में। कब हुआ था? 1903 में हुआ था और फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जो थे यशपाल ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो उनकी स्टार्टिंग शिक्षा थी, वो इन्होंने हासिल की थी स्थानीय स्कूल से, जहाँ पे ये थे फिरोजपुर छावनी जहाँ पे होंगे वहाँ पे स्थानीय शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद ये चले गए लाहौर पे इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। लाहौर जो आज पाकिस्तान में है। 1903 जो उसके बाद 1947 से पहले ये हमारा ही पार्ट था इंडिया का। देन अब है यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। जब ये विद्यार्थी थे तब से ही क्रांतिकारी गतिविधियां मतलब वो गतिविधियां जो हमें क्रांति दिलाने के लिए की गई थी। जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन लोगों ने जिस तरह की फाइट की थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये था क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इन्होंने उस गतिविधियों में वो जब विद्यार्थी थे तब से ही जुड़ गए। जो अमर शहीद भगत सिंह के साथ ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां मतलब जो कहानी होंगी, इनके कुछ काम किए हुए होंगे, तो वो है देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी उसकी बात जो थी उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था सिन्हावलोकन। सिन्हावलोकन का मतलब होता है कि सिन्न की तरह यानी शेर की तरह पीछे की ओर देखते हुए आगे की ओर जाना, यानी पीछे की ओर देखते हुए आगे की ओर जाना। ठीक है। इनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष है, मनोविश्लेषण है, और पैन व्यंग है। इनकी कहानियों की विशेषता यही है। क्या है इनकी कहानियों की विशेषता? वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। जब ये स्टार्टिंग से ये बस एक ही चाहते थे कि समाज को हम किस तरह से उन्नति के रास्ते पे ले जाएं, तो उसका बस एक ही चारा था, सामाजिक सम्मानता, सबको एक इक्वल राइट्स मिले। इकोनॉमिक राइट्स हम पढ़ते हैं एसएसटी में। तो ये इकोनॉमिक राइट्स का मतलब होता है कि सबके पास इक्वली पैसा हो, सब इक्वली धनी हो। ठीक है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा, देखो, इन्होंने अपनी रचना जो कि इनकी कहानियां हैं उसमें इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी मिक्स किया, उर्दू को भी उसमें बेझिझक उसमें जोड़ा और इन्होंने कहानी बनाई है। जब हम इस कहानी में पढ़ेंगे भी दुख का अधिकार, इसमें कुछ उर्दू के शब्द भी होंगे। तो हम इस कहानी में पढ़ क्या रहे हैं? दुख का अधिकार, जो हमारा कहानी का चैप्टर है, जो कहानी है हमारा दुख का अधिकार, चैप्टर का नाम है हमारा दुख का अधिकार। तो दुख का अधिकार है क्या? दुख का अधिकार अगर हम शॉर्ट समरी में देखें तो दुख का अधिकार का मतलब होता है कि इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति को दुख का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई अगर अमीर व्यक्ति है तो वो दुख मना सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं तो वो दुख मनाने का अधिकार नहीं है। उस पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि वो दुख को सहते हुए वो काम में लग जाता है, वो अवकाश नहीं ले सकता। ठीक है। उसको दुख मनाने का अधिकार नहीं है, वो अवकाश नहीं ले सकता उस काम से कि हाँ मुझे मेरे साथ ये घटना घटी है तो मैं अवकाश ले लेता हूँ। नहीं, उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास वो साधन नहीं है, तो इस वजह से उसे अपने दुख को दबाकर अपने काम में लगना पड़ता है। तो मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य की जो पोशाक है
मनुष्य का जो कपड़ा है उसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देता है। श्रेणियां मतलब होता है क्लास, यानी कि हम किसी के कपड़े, अगर कोई खराब कपड़ा पहनता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो गरीब है, तो हम क्या क्लास में बांट रहे हैं। हाँ, देन प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। जो हम पोशाक है, हमारा पोशाक है, वही समाज, ये समाज जो है उसमें मनुष्य का अधिकार व दर्जा निश्चित करती है। हमारी पोशाक है, यानी हमें किस चीज़ का अधिकार है वो हमें हमारे पोशाक से ही होता है। अगर आप गरीब हैं, उसके बाद आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, तो और आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख पड़ गया है और पैसा नहीं है, तो आपको काम करने के लिए बाहर जाना है। क्या है, काम करने के लिए बाहर जाना है, ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? आपको दुख है, आपके दिल में, आपके दिल में पूरी तरह से दुख है, लेकिन आप उस दुख को दबाते हैं और फिर काम करने जाते हैं। यह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को अनुभूति करें तो समझना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए, जो ये हमारी पोशाक है वो बहुत सारे बंद दरवाजे खोल देती है। बंद दरवाजे खोल देने का मतलब कि अगर हम देख लेते हैं कि मान के चलो एक व्यक्ति है जो पूरी फटे पुराने कपड़े पहना है और दूसरा व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, तो लोग क्या कहते हैं ना, जो गरीब व्यक्ति होगा उसको बोलते हैं ये तो चोर है, चोर जैसा लग रहा है, ये है वो है। और इसी जगह पे जो अमीर व्यक्ति है उसको किसी तरह का काम है, किसी तरह का काम है उसको सौंप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि वो कई बंद दरवाजे खोल देती है, ठीक है। समय या पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, और ठीक है, और कई ऐसा जगह पे होता है, कई ऐसा जगह पे होता है कि जो पोशाक है वो बंधन और अड़चन दोनों बन जाती है, ठीक है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक देती है, ठीक है। अब देखो, वायु मतलब हवा कटी हुई पतंग को जो भूमि पे है वो गिरने नहीं देती है, कई बार ऐसा होता है। वैसा ही हमारा जो पोशाक है वो हमें परिस्थितियों में झुकने नहीं देता। जैसे कि हम बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, पोशाक पहने हुए हैं, और कोई गरीब है वो बैठा है, हम उसका दुख जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे उसके पास पूछेंगे। जब हम उसके पास जाकर पूछेंगे तो लोग सबसे पहले तो कई तरह की बात बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बात बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक अड़चन बन जाती है। जो लोग हैं अगर वो चाह भी रहे हैं किसी का दुख जानने को तो वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे, ठीक है। बाजार था, वहाँ पे फुटपाथ था और फुटपाथ पर बहुत सारे खरबूजे डाली में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत मतलब कि 50 के करीब की औरत वहाँ बैठकर रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, खरबूजे वहाँ पे थे, तो जाहिर सी बात है अगर बाज़ार में तो वो बिक्री के लिए ही होंगे। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। हाँ, तो वहाँ पे बिक्री के लिए थे लेकिन कोई आकर खरीद नहीं रहा था, कैसे अब आगे खरीदता ये हम देखेंगे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाकर घुटने पर फफक कर रो रही थी। यानी कि यहाँ जो खरबूजे को बेच रही है व्यक्ति, जो भी औरत है, वो अपने साड़ी से मुंह छुपाए अपने सिर को घुटने पर रखे रो रही है, फफक कर रो रही है, यानी बहुत ज़्यादा रोना। फिर है, पड़ोस की दुकान में तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे हैं। यानी कि आपके बगल में जो उनके औरत है, उनके बगल में जो भी व्यक्ति हैं वो घृणा से उस औरत के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं हम देखते हैं। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। तो जब लेखक जो है वो बात कर रहे हैं कि जब वो उस व्यक्ति जो स्त्री है वो रो रही है तो उनको देखकर उनके व्यथा मतलब होता है दुख उनको लगा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, ठीक है। अब ये था कि
अब वो रो रही थी, तो उसके जो रोने का कारण था वो जानने का उपाय क्या था, जानने का उपाय क्या था ये सोच रहा है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। व्यवधान का मतलब होता है रुकावट, बाधा, रुकावट, बाधा। ठीक है, तो अब हम जैसे पहले पढ़े थे कि जिस तरह से पोशाक बीच में अड़चन बन गई थी कि लोग किस तरह से बातें करेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी फुटपाथ पे जो व्यक्ति हैं, जो लेखक है, वो उस औरत के पास जाकर नहीं पूछ पा रहे हैं कि उनकी क्या दुख है, क्या बात है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे घृणा से उस औरत की ओर देख रहे हैं और कई तरह की बातें भी बना सकते हैं। इस वजह से उनकी जो पोशाक है वो वहाँ पे रुकावट बन पड़ी थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ देख थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहया और दुकान लगा के बैठी है। ठीक है, तो एक आदमी वहाँ पे थूकता है और कहता है, थूकना मतलब कि वहाँ पे उसकी तरफ घृणा से कहना, और वो कहता है कि जवान लड़का, यानी उस औरत का जवान लड़का को मरे हुए सिर्फ एक दिन भी नहीं हुआ और वो औरत दुकान लगाकर बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे जैसी नीयत होती है, यानी कि वो उस औरत की नीयत पे बात कर रहे हैं कि उस औरत का नीयत कैसा है। फिर हाँ, तो यहाँ पे वो उस औरत की नीयत के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसका नीयत कैसा है। ठीक है, अब जैसा नीयत होगा, अगर उस बेईमानियत पे होगी तो अल्लाह भी उसको ऐसे ही बरकत देगा, यानी कि यहाँ पे वो भगवान को भी लाने से नहीं चूक रहे हैं और भगवान को भी वो वहाँ पे ला रहे हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाइस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाए धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि इस औरत के लिए, औरत के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके लिए ईमान क्या है, रोटी जो है इनके लिए वो सब कुछ है, इनके लिए कोई रिश्ता नहीं है, कौन बेटा है, कौन पति पत्नी है, कौन धर्म ईमान, इनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सब रोटी का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा इनका मिल गया, बस बेटा बेटी सब कुछ मिल गया। यानी कि वो उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उस औरत को पूरी तरह से कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी उस औरत के पास जाकर उसे पूछ नहीं रहा है कि क्यों आप क्यों रो रही हैं, क्या दुख है। अब हम इससे आगे की स्टोरी को अगले वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।